नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कांग्रेस इस समय जबरदस्त अंदरूनी संकट से जूझ रही है। पंजाब में वो नेताओं की आपसी खींचतान को जितना भी सुलझाने की कोशिश कर रही है, मामला उतना ही उलझता हुआ, पेचीदा होता हुआ। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी में जाने को लेकर अटकलें तेज हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी पार्टी जैसे किसी सोए हुए ज्वालामुखी पर बैठी हुई है, जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। ऐसे नाजुक वक्त में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के G23 गुट ने सीधे हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ तलवारें खींच ली हैं। राज्यों में पार्टी की बढ़ती हुई अंदरूनी कलह, एक एक करके बड़े नेताओं के दूसरी पार्टियों में जाने, पंजाब में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच G23 नेता इसे अपनी आवाज बुलंद करने का सबसे सही वक्त के तौर पर देख रहे हैं, बता रहे हैं, साबित कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को खत लिखकर जल्दी ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की। कपिल सिब्बल की बात करें तो कपिल सिब्बल ने तो ये कहकर सीधे सीधे नेतृत्व को ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि किसी को नहीं पता कि पार्टी में फैसले लेता कौन है। उनके निशाने पर सीधे सीधे कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी है दिखाई देता है। 2014 में कांग्रेस सत्ता से बाहर गई, देश में मोदी सरकार आई। पिछले 7 साल में कई बड़े कांग्रेसी नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं। कुछ नेता पार्टी में आए भी हैं। हाल ही में आए एक ADR के सर्वे के मुताबिक 2014 से लेकर 2021 के दौरान कुल 222 उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। 177 सांसदों ने, विधायकों ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, कांग्रेस का हाथ ही छोड़ दिया। बीते कुछ महीनों से हर महीने कोई ना कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस से छटक रहा है। जून में राहुल गांधी के खास रहे जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। जुलाई में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे, पूर्व कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी को कौन भूल सकता है, वो भी कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए थे। अगस्त में महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सुष्मिता देव भी टीएमसी में जाकर शामिल हो गई थी। कांग्रेस का दामन उन्होंने भी छोड़ दिया था। सितंबर खत्म होने से पहले अब अमरिंदर की विदाई की बातें भी स्पष्ट हो चुकी है। अमरिंदर ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि अब वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। सिब्बल का सीधा अटैक, गुलाम नबी आजाद का लेटर बम, मनीष तिवारी की नसीहतें, आनंद शर्मा का पार्टी को सहिष्णुता और उसके मूल्यों की याद दिलाना। G23 नेता अब आर पार के मोर्चे के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। पंजाब संकट ने उन्हें अपनी बात को कहने का एक बड़ा मौका भी मुहैया करवा दिया। कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त संकट बहुत गहरा है। G23 नेताओं की बगावत पार्टी में टूट का सबब भी बन सकता है। कांग्रेस में टूट का इतिहास हालांकि बहुत पुराना रहा है। हाल के दशकों में ही शरद पवार, ममता बनर्जी, ND तिवारी, अर्जुन सिंह जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कुछ ऐसे ही हालात में अलग होकर अपनी अपनी नई नई पार्टियां बना ली थी। पार्टी में बुजुर्ग नेता जहां लगभग साइडलाइन हैं, तो वहीं एक के बाद एक युवा नेता भी कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस इस हद तक क्यों बिखरती जा रही है और कांग्रेस को समेटने की जो कोशिशें होनी चाहिए वो नजर क्यों नहीं आती है, क्योंकि देश में विपक्ष का भी मजबूत होना उतना ही जरूरी है। लोकतांत्रिक मूल्यों को अगर आपको सही सलामत रखना है तो आज की चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे अपने मेहमानों के साथ चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। क्यों बिखर रही है कांग्रेस? सात साल में 177 सांसदों, विधायकों ने पार्टी छोड़ी। सत्ता ये जब आती है तो अपने साथ बहुत कुछ लाती है, पावर भी, पैसा भी और नेता भी। लेकिन जब ये जाती है तो अपने साथ ये सब ले जाती है। ऐसे मौके कम ही आते हैं जब सत्ता से बाहर गए दल में कोई आता है। कांग्रेस के साथ मंगलवार को कुछ ऐसा ही हुआ जब कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि बुधवार आते आते कांग्रेस में फिर से बिखराव की खबरें सामने आ गई। दोपहर में कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं की बात करते हुए पार्टी लीडरशिप पर सवाल उठाए। शाम होते होते नाराज चल रहे अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच गए। कहा जा रहा है कि अमरिंदर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 2014 में कांग्रेस सत्ता से बाहर गई और देश में मोदी सरकार आई। पिछले 7 सालों में कई बड़े कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, वहीं कुछ नेता पार्टी में आए भी हैं।
हाल ही में आए एडीआर के सर्वे के मुताबिक 2014 से 2021 के दौरान कुल 222 उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं। 177 सांसदों और विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। वहीं कई दलों के 115 उम्मीदवार और 61 सांसद विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अभी कौन से बड़े चेहरे कांग्रेस से गए हैं? बीते कुछ महीनों से हर महीने कोई ना कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस छोड़ रहा है। जून में राहुल गांधी के खास रहे जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। जुलाई में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और पूर्व कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस में महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सुष्मिता देव टीएमसी में आ गई। सितंबर खत्म होने से पहले अमरिंदर की विदाई की बातें चल रही है। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। सुष्मिता जी चली गई। अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए और उनके साथ कई और लोग चले गए। कांग्रेस पार्टी के भीतर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि दूसरी पीढ़ी तैयार करने की थी। सांसद रहते हुए राहुल गांधी ने एनएसयूआई और युवक कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया था। राजीव सातव समेत तमाम नेताओं को युवा धारा में लेकर आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह जैसे नेता राहुल गांधी के साथ कमांडो की तरह खड़े रहते थे। महिला नेताओं में सुष्मिता देव, मीनाक्षी नटराजन जैसी नेता राहुल ब्रिगेड में शुमार हो जाती थी। अब इस ब्रिगेड के तमाम नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी युग के कई नेता गुट 23 में गिने जाने लगे हैं। जो इससे अलग हैं, उनके चेहरे पर भी निराशा ज्यादा और उम्मीद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और बहुत सारे सवाल ये सिचुएशन खड़े करती हुई, मसलन कांग्रेस में फैसले ले कौन रहा है, जिस बात का जिक्र कपिल सिब्बल की तरफ से भी किया गया। बेहद महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस में कौन ले रहा है फैसले? क्या पंजाब संकट कांग्रेस आलाकमान की बड़ी लापरवाही है? और क्या ये लापरवाही बदस्तूर जारी है, जिस वजह से आए दिन कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ती है, अपनी फजीहत करवानी पड़ती है? क्यों कांग्रेस नेता, खासतौर पर युवा नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर जाते जा रही हैं और कांग्रेस आलाकमान उन्हें रोक नहीं पा रही है? क्या एक बार फिर टूट जाएगी कांग्रेस? यह भी बड़ा सवाल। क्या आर पार के मूड में है G23 के नेता? जिस तरह से मनीष तिवारी के बयानों को सुन ले, कपिल सिब्बल के बयानों को देख ले, गुलाम नबी आजाद का लेटर देख ले, वो तो इसी तरफ इशारा करते हैं। G23 के हमले का राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कैसे करेंगे सामना? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। आने वाले विधानसभा चुनाव में अब क्या होगी कांग्रेस की रणनीति, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। और क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी होगा नेतृत्व परिवर्तन? जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस के सामने क्राइसिस की सिचुएशन खड़ी हुई, क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? क्योंकि हम सबको पता है, राजस्थान में गहलोत गुट वर्सेस पायलट गुट, छत्तीसगढ़ में बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव गुट। ऐसे में यह सवाल खड़ा होना लाजमी है। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इससे जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दिनेश सिंह जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। थोड़ी ही देर में हमारे साथ कांग्रेस नेता डॉक्टर शकील उज्जमान भी जुड़ेंगे। संजीव कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और रवि पाराशर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संजीव कौशिक जी आपके साथ करना चाहूंगी। ये कांग्रेस में जो सब कुछ हो रहा है, या जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाला है, जिस तरह की संभावनाएं निकलकर सामने आ रही है, आखिरकार कांग्रेस आलाकमान इसे रोक क्यों नहीं पा रही है? आखिरकार कहां पर आत्ममंथन की अभी भी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जहां नहीं हो रहा, और इस समय सबसे ज्यादा उसी पॉइंट पर काम किया जाना है? आप समझ गए होंगे मेरा इशारा अध्यक्ष पद की तरफ है। क्या कहेंगे सर?
तौर पे पंजाब से लेकर के तमाम जगहों के बारे में जो आप चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के उस पद के लिए जिस पद पे हम चर्चा कर रहे हैं, एक मजबूत और एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो त्वरित डिसीजन लेने में सक्षम हो। बातें जब लंबी होती है तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी वर्तमान में उसी तरह के खामियाजा भुगतना। संजीव कौशिक जी, आऊंगी आपके पास। लगता है कुछ टेक्निकल एरर हो रहा है, उसे मैं ठीक करवाती हूं। तब तक मैं रवि पाराशर जी आपका रुख करना चाहूंगी। कांग्रेस का ये हश्र होता जा रहा है और कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही। बड़ी बात है सर, 7 साल में 177 युवा नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर, कांग्रेस का हाथ छोड़कर उसे नकारते हुए चले जाते हैं, दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस अब भी कुछ नहीं कर पा रही है। शिल्पा, अभी जो स्थिति है उसमें कांग्रेस पूरी तरह लाचार है। ये बात मान लेने में कांग्रेस के नेताओं को भी और जो देश की राजनीति पर करीब से नजर रखते हैं उन लोगों को भी कोई शक या शुबह नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें असल में ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो आपको पता है कि कांग्रेस में आजादी के बाद सबसे पहली टूट जो हुई थी वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टाइम पर हुई थी, जब उन्होंने कांग्रेस आर बनाई थी और मूल कांग्रेस जो थी वो कांग्रेस ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी। और उस समय मसला असल में राष्ट्रपति चुनाव का था। जो कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार था राष्ट्रपति पद का, उसको तत्कालीन प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी ने समर्थन नहीं दिया था और अनुशासनहीनता मानते हुए उस समय कांग्रेस संगठन ने इंदिरा गांधी को निष्कासित कर दिया था। फलतः कांग्रेस आर बनी और कांग्रेस में, जिसका जिक्र आपने शुरुआती भूमिका में किया है, कि कांग्रेस में तब से अब तक लगातार इतनी सारी टूट हो गई है कि बहुत सारी जो दमदार क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस से ही निकली हैं। आप एनसीपी देख लें, आप ममता बनर्जी को देख लें, आप जगन मोहन रेड्डी उधर दक्षिण में देख लें, उधर पूर्वोत्तर में अगर आप एनपीपी देख लें, पीए संगमा ने जो पार्टी बनाई, तो बहुत सारी जो दिग्गज क्षेत्रीय पार्टियां इस समय देश में जिनका पॉलिटिकल वजूद है वो कांग्रेस के ही खंड। इसी पॉइंट पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी रवि पाराशर जी, अस्तित्व में आई है। अमरिंदर सिंह का आपने ताजा बयान सुना होगा, क्या वो भी कुछ यही करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस में नहीं हूं, बीजेपी भी ज्वाइन नहीं करूंगा, तो क्या वो भी अलग पार्टी बनाने की फिराक में? देखिए अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। उनके बयान का तात्कालिक मतलब हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। जब उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा काफी इंतजार के बाद और काफी उनकी जब अनदेखी हुई और जब सीएलपी की मीटिंग पंजाब में बिना उनकी परमिशन के बुला ली गई तो उनके पास कोई चारा नहीं रह गया था कि वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से सौंप दें। उसके बाद जिस तरह से सिद्धू के हाथ में पूरी कमान जाती हुई दिखी तो उन्होंने बहुत मुखर होकर के देश की बॉर्डर स्टेट का मसला हो, पंजाब के जरिए पंजाब अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पंजाब से, उसके माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयास किया। और जब सिद्धू ने खुद ही नाराजगी जताते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तब थोड़े से तेवर मुझे लगता है अमरिंदर सिंह के शांत हुए। लेकिन अब जब उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया कांग्रेस आला कमान ने, जैसा कि कुछ कांग्रेस के अंदरूनी हलकों से ये आवाज आ रही थी कि उनको इस समय, और मेरा भी व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि इस समय कांग्रेस आला कमान को कड़े फैसले करने चाहिए, लेकिन जब ऐसा होता हुआ नहीं दिखा और आज जब हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री चरणजीत ये सवाल तो आपका तब उठेगा ना, तब वाजिब नजर आएगा जब ये पता लगेगा कि फैसले कांग्रेस में दरअसल ले कौन रहा है, यही नहीं पता। नहीं देखिए
वो देखिए, कपिल सिब्बल ने जो मसला उठाया, बिल्कुल सही बात है कि एक अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर बहुत दिन से, जब से राहुल गांधी ने 4 पेज का खुला खत लिखकर मई 2019 के बाद कांग्रेस छोड़ी थी, उसके बाद से अभी तक कांग्रेस का अध्यक्ष पद स्थायी तौर पर चूंकि नहीं भरा गया, और जिस G20 की नुमाइंदगी कपिल सिब्बल करते हैं, हाँ। तो जाहिर है कि मौका देखकर उन्होंने भी ये एक तंजिया लहजे में और बड़ी बेचैनी के साथ, बड़ी बेचारगी के साथ अपनी बात मीडिया के सामने आकर के एक बार फिर से रख दी है। सभी जानते हैं कि इस समय कांग्रेस अध्यक्ष, अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, और वही फैसले कर रही हैं, और वो भी फैसले कर रही हैं, राहुल गांधी भी फैसले कर रहे हैं, प्रियंका गांधी यानी पूरा परिवार मिलकर के फैसले कर रहा है। वो एक लक्षणात्मक, आविदात्मक और व्यंग्यात्मक लहजे में कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी थी। मैं जो कह रहा था, कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो आज बयान आया है कि मैं कांग्रेस में नहीं हूं अब, तो ये मुझे लगता है कि चूंकि उनको लग रहा था कि सिद्धू का इस्तीफा हो जाएगा, सिद्धू का पॉलिटिकल करियर वहीं कांग्रेस में अंत हो जाएगा उसका, लेकिन ऐसा होता हुआ जब उन्हें नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि अब मैं कांग्रेस से, मुझे अलग समझा जाए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। देखिए, ये जो 2-3 कयास लग रहे हैं कि कैप्टन बीजेपी में आ सकते हैं, कैप्टन देश के केंद्रीय कृषि मंत्री बन सकते हैं, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि कैप्टन साहब की उम्र इस समय 80 वर्ष के आसपास है, और भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी के उस रूल को लेकर सवाल खड़े हो जाएंगे कि 75 से ऊपर की एज के नेताओं को एक तरफ तो आप साइडलाइन करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप अमरिंदर सिंह को लाने की कोशिश कर रहे हैं। शिल्पा बोलिए सर। नहीं, केवल उम्र की बात नहीं है। जिस तरह से किसान आंदोलन 10 महीने हो चुके हैं, और अगर ऐसे में पंजाब में कांग्रेस की फूट के बाद भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन के तोड़ के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को केंद्र में कृषि मंत्री या किसी विशिष्ट भूमिका में लाती है, तो केंद्रीय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की क्षमताओं पर भी सवाल उठेंगे। तो ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि ये जो कयास है, इनमें कोई, और बीजेपी सिचुएशन को जाहिर तौर पर अवॉइड करने की कोशिश करेगी। मेरा ये मानना है, इस पर और ज्यादा विस्तार से बातचीत करने के लिए मैं रुक करना चाहूंगी दिनेश सिंह जी का। सुन रहे हैं दिनेश जी, क्या कहेंगे आप? क्या कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से? की क्या कोशिश हो रही है? भारतीय जनता पार्टी तो कोशिश कर रही है कि सभी राज्यों में सुशासन हो, सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और कि उसकी सरकार बने। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, तमाम दल ये चाहते हैं कि उसकी सरकार बने, लेकिन उसके लिए फिर जनता के लिए काम करना पड़ता है, एक सुशासन की व्यवस्था देना पड़ती है उस राज्य में, होकर उस पार्टी की सरकार बनाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा है, आप एक एक करके नहीं, ये तो नेता साथ नहीं छोड़ रहे हैं, देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी का साथ छेड़ दिया। ये तो कोई नेता चला गया, कोई नेता चला गया, बड़ी बात नहीं है, देश की जनता ने, और कांग्रेस पार्टी ने को तो जनता ने वहां नकार दिया जो इनकी परंपरागत सीट होती थी। अमेठी छोड़कर भागना पड़ा, वायनाड जाना पड़ा, और अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर जो मूल रूप से इनकी सीटें थी, कितनी सीटें आई इनकी, लोकसभा में कितनी सीटें आई, विधानसभा में कितनी सीटें आई, इसलिए नेता ही नहीं, देश की जनता ने भी कांग्रेस पार्टी को का साथ छोड़ दिया, और कांग्रेस पार्टी नेपथ्य में चली गई। लेकिन अब भी नहीं समझ में आ रहा। देखिए, एक एक करके लगातार आजादी के समय से, आजादी के बाद से आप ले लीजिए, लगातार 70 से ज्यादा पार्टियां इस कांग्रेस पार्टी से टूटकर बनी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आज भी समझ में नहीं आ रहा है। कल चर्चा हो रही थी, शकील जी जुड़े हुए थे, आज खुशी के बाद फिर से वो जुड़े हैं, कल वो चर्चा छोड़कर चले गए थे। आज कांग्रेस पार्टी को समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी तक जुड़े नहीं हैं सर, मैं क्लियर कर दूं, मैं खुद उनका इंतजार कर रही हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल मुझे उन्हीं से पूछने हैं, उनके जवाब वो ही दे पाएंगे। नहीं, मैं देख पा रहा हूँ, मुस्कुरा रहे हैं, वो जुड़ गए, आपको भी अभी दिखने लगेंगे। वो हमारे अच्छे साथी हैं, हम अक्सर चर्चाओं में उनके पास साथ हम लोग बैठते थे, अच्छे आदमी हैं, लेकिन अच्छे आदमी भी जब गलत पार्टी में, बुरी पार्टी में रहते हैं तो यही दिक्कत होती है। कितना शकील साहब उनको पैच करें, और बार बार मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा कपड़ा अगर फट जाए तो रफूगिरी वहां हो सकती है शिल्पा जी, जब पूरा का पूरा कपड़ा ही फट जाए तो फिर रफूगिरी नहीं हो सकती है। अब शकील साहब जैसे नेता कितनी रफूगिरी करेंगे। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो डॉक्टर, ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर शकील साहब, मेरा सीधा सा सवाल, कांग्रेस की ये स्थिति क्यों बनती जा रही है सर, और इस स्थिति को सॉर्ट आउट करने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या हो रहा है? हम
हम आपको बताना चाहेंगे इसमें। पहली बात यह है कि कांग्रेस की स्थिति कोई खराब नहीं हो रही है, डे बाय डे बेहतर हो रही है। और उसका पैरामीटर है कि मेरे बीजेपी के सबसे प्रिय दोस्त जो सामने बैठे हैं वो बहुत घबराए हुए हैं कांग्रेस से, कांग्रेस के नेता से। तो जब ये लोग घबराते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमारी परिस्थितियां अच्छी हो रही हैं, एक बात। अब दूसरी बात है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में मतभेद हो गई। इन्होंने ठीक कहा, अभी हम सुन रहे थे इनकी बातों को कि आजादी के बाद कांग्रेस से बहुत सारी पार्टियां निकली। तो हम तो हमारे समुद्र से बहुत सारी नदी नाले निकलते रहते हैं जी, लेकिन कांग्रेस अपनी जगह कायम है और 70 साल तक इस देश की सेवा की है। 6 साल में तो इन्होंने बुरे हाल पर लाके देख दिया। ऑर्गेनाइजेशनल थोड़े बहुत हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना भी हो तो कल कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी डिक्टेटर पार्टी है। ये मोदी और शाह तो यहाँ है नहीं, ये ईडी और इनकम टैक्स तो है नहीं अभी यहाँ, के हर आदमी खौफजदा है और वो चुप है, चाहता कुछ है, बोल नहीं सकता है। इंडिविजुअल और प्राइवेट मीटिंगों में तो बोलता ही है। तो हम समझते हैं कि कांग्रेस की परिस्थितियों पर डिबेट करने के बजाय बीजेपी के नेता को इस देश में गरीबी कैसे खत्म होगी, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, कोरोना से कैसे मुकाबला करेंगे, और जीडीपी जो हम जीडीपी जो सबसे नीचे हिंदुस्तान की आज हुई है, वो जीडीपी कैसे ठीक होगी, इसका जवाब हमारे दोस्त देंगे तो बेहतर होगा। ठीक है दिनेश जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसकी चिंता आप लोग मत करिए। आप लोग जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उसकी चिंता करिए, जिनसे जनता का सीधा सरोकार है। ये कहना है डॉक्टर शकील का। जवाब दिनेश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन जैसे ही संपर्क जुड़ेगा मैं उनके पास जाऊंगी, उनसे इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करूंगी। लेकिन हमारे साथ संजीव कौशिक जी भी जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक जी, पिछली बार आपका जवाब अधूरा रह गया था टेक्निकल एरर की वजह से। इस बार अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो सर, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस कोशिश भी कर रही है अपने पूरे परिवार को समेटकर आगे बढ़ने की, मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने की। लेकिन ये G23 ग्रुप बार बार कांग्रेस की राह में अड़चन क्यों उत्पन्न कर देता है, क्यों रोड़ा बनकर सामने खड़ा हो जाता है? देखिए इसके कई कारण हैं। जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी शिल्पा जी है। दिनेश जी, एक ही करके मैंने ये सवाल संजीव कौशिक जी से पूछा था, आपका संपर्क बीच में कट गया था। मैं आऊंगी आपके पास, लौटूंगी सर आपके पास। एक बार कौशिक साहब अपनी बात पूरी कर लें। जी, मैं यही कह रहा था कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति पंजाब में है उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी असहज है और कांग्रेस पार्टी को इससे हानि ही उठानी पड़ेगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो बार बार G23 के लोगों के बारे में बातचीत करी जा रही है कि इन लोगों ने सवाल पूछा या कपिल सिब्बल ने सवाल पूछा। कपिल सिब्बल साहब बहुत बड़े शख्सियत है, वो कांग्रेस पार्टी में रहे और ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं एक दूसरी बात पूछता हूँ कि 2014 में जब चुनाव लड़ रहे थे ये लोग कहाँ थे? ये लोग भी तो उसी में थे ना, मंत्री संतरी तमाम ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए यही लोग। राहुल गांधी के आने के बाद में निश्चित तौर पे सामने जब भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है, पिछले 7, 8, 10 वर्षों में जिस तरह से भारतीय राजनीति ने एक नई करवट ली है, नई तरह की राजनीति आई है हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में। हम राष्ट्रवाद, धार्मिक ध्रुवीकरण, लगातार 4 साल तक आप शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी मुद्दे की बात करते रहे और इलेक्शन के आने वक्त में आप हिंदुस्तान खतरे में आ जाता है, छोटे से मुल्क से हम डरने लगते हैं, आक्रमण करने की बातें होती थी। इस तरह की राजनीति का काट और इस तरह की राजनीति से लड़ाई लड़ने के लिए निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ने एक कोशिश की थी कि युवाओं को आगे लाए और उसकी कमान इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को दी थी। राहुल गांधी ने 2014 हो या 19 हो, राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी को बेहतर तरीके से नहीं जिताया या जो लोग हार के जिम्मेवार है उन लोगों की जिम्मेवारी तय की जाए और लोगों से पूछा जाए कि आखिर इस तरह की बातें कैसे हो गई। तो ये कोई गलत तो था नहीं। आज जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उन्हीं लोगों से मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं कि आपको मंत्री किसने बना दिया, फिर
कौन डिसीजन ले रहा था? बड़े बड़े प्रवक्ता को पदों पर बैठा दिया गया। ये डिसीजन CWC की मीटिंग के बाद में इस तरह की डिसीजन ली जा रही थी क्या? देखिए, मूल बात यह है कि जब सत्ता में कोई भी पार्टी नहीं होती और खास करके केंद्र में या राज्य में, तो उसके लिए बहुत कम विकल्प होते हैं ऐसे असंतुष्ट स्वर को जगह देने के लिए या कहीं शिफ्ट करने के लिए। कांग्रेस पार्टी अभी के दौर में इसी तरह की क्राइसिस से जूझ रही है। लेकिन अच्छा, ठीक है, मैं इस पर छोटा सा रिएक्शन जल्दी से डॉक्टर शकील जी से लेना चाहूंगी। डॉक्टर शकील जी, क्या कांग्रेस आलाकमान G23 ग्रुप के हेड से बात करने की कोशिश कर रही है कि चलिए ठीक है, आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे, कम से कम चुप तो रहिए, कांग्रेस के लिए मुश्किलें तो मत पैदा कीजिए? देखिए, कांग्रेस के लिए इनकी कोई मुश्किलें नहीं पैदा कर सकते हैं, इसलिए कि देखिए क्या है, ये G23 G24 जिसको नाम दिया गया है, तो उतने लोग भी उसमें नहीं हैं और वो लोग सारे वही लोग हैं जो ये 10 साल में यूनियन कैबिनेट में सदस्य रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, प्रवक्ता रहे हैं, CWC के मेंबर रहे हैं और सारी जिम्मेदारी इनके हाथ में थी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। आज आंदोलन की आवश्यकता है और आंदोलन और जमीन पर जाके लड़ने की G23 के नेताओं को कम से कम ऐसे मुश्किल समय में अपनी पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ सर, बोलिए प्लीज, टेक योर टाइम। 1 मिनट में पूरा कर, बोलिए बस 1 मिनट पूरा कर लेता हूँ बस। दूसरी बात यह है कि आज जब विपक्ष में है तो विपक्ष का रोल क्या है? सरकार की नाकामियों को उठाना, ये एंड डेमोक्रेटिक तरीका है। अब ऐसी परिस्थिति में ये G24 के लोग खाली ट्वीट और बयानबाजी करेंगे, जमीन पर नहीं जाएंगे और पार्टी को ही मुश्किल कटघरे में खड़े करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये है कि राहुल जी ने कुछ दिन पहले कहा था, वो बहुत सही कहा था, ये कहा था कि कुछ लोग हमारी पार्टी में हैं जो आरएसएस के आइडियोलॉजी और उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ हमको क्या बर्ताव करना है? और कुछ लोग हमारी आइडियोलॉजी के साथ हैं लेकिन वो बाहर हैं, उनको हमें पार्टी के अंदर लाना है। तो सर, इस आइडियोलॉजी के लोगों को आप लोग बाहर क्यों नहीं निकालते? राहुल गांधी ने अगर इतनी बड़ी बात कह दी तो उसे इम्प्लीमेंट भी कर दे, बाहर का रास्ता दिखा दे इन्हें। चर्चा हो रही है कांग्रेस पर, कांग्रेस की स्थिति पर कि कांग्रेस में कौन ले रहा है फैसले, जिस बात का जिक्र कपिल सिब्बल की तरफ से भी किया गया। और भी सवाल खड़े होते हुए, मसलन क्या पंजाब संकट कांग्रेस आलाकमान की बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक? क्यों कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं युवा नेता? क्या एक बार फिर से टूट जाएगी कांग्रेस? क्या आर पार के मूड में है G23 के नेता? G23 के हमले का राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कैसे करेंगे सामना? आने वाले विधानसभा चुनाव में अब क्या होगी कांग्रेस की रणनीति? क्या कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह की स्थिति का करेगी सामना? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोज रहे हैं। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए रवि पाराशुर जी, आपके पास आऊंगी। क्या पंजाब संकट कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से एक बड़ी चूक कही जा सकती है? शिल्पा, बिल्कुल जो हालात, जमीनी हालात नजर आ रहे हैं, तो जब कोई टीम मैच हारती है तो उसका पूरा दारोमदार, उसका श्रेय हार जीत का दोनों को, टीम के नेतृत्व को मिलता है। और इस लिहाज से तकनीकी तौर पर और व्यावहारिक दोनों तौर पर अगर हम कहें तो ये कांग्रेस नेतृत्व की मुझे लगता है एक बड़ी चूक है जिसकी पहचान उन्हें करनी चाहिए थी। और मैं तो इस पूरे संकट यानी कि कांग्रेस से यहाँ पंजाब में जाने अनजाने कैसे भी कह लीजिए सेल्फ गोल हो गया, कुल्हाड़ी पर खुद ही पैर मार दिया। देखिए, सेल्फ गोल हो गया और अभी जो हालात नजर आ रहे हैं ये शुरुआत लग रही है। अभी तो जो चूल्हे पर दूध का पतीला रखा हुआ है, आंच ज्यादा होने की वजह से दूध अभी केवल उबल के थोड़ा थोड़ा उफन रहा है। अभी जैसे जैसे चुनाव पंजाब में पास आएंगे आप देखिएगा कि और बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह चुके हैं कि भाई कांग्रेस में मैं भले ही अब नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो ये कह चुके हैं कि सिद्धू जहां से भी लड़ेंगे मैं वहां से उनको हराऊंगा। तो ये जैसे जैसे चुनावी प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो कांग्रेस के अंदर पंजाब में खासतौर पर जो गुटबाजी है, मुझे लगता है कि वो और ज्यादा मुखर होगी और ज्यादा तेज होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक चीज और भी है कि सिद्धू उन लोगों में से नहीं है
अभी जो 2 घंटे की मुलाकात मुख्यमंत्री से उनकी हुई है और जिस तरह से मुलाकात से पहले उन्होंने डीजीपी को लेकर के ट्वीट किया था, ठीक है, सैद्धांतिक तौर पर उनका बिल्कुल कहना सही है कि जो दागदार अफसर हैं या दागदार नेता हैं उनको आप पदारूढ़ क्यों कर रहे हैं, उनको आप पदों पर, बड़े पदों पर क्यों बैठा रहे हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या गारंटी है, अभी देखिए, अब अगर उन चन्नी को अपने फैसले वापस लेने पड़ते हैं तो अभी तो कांग्रेस के सामने पंजाब में टिकट वितरण के, टिकट देने के समय बहुत बड़े घमासान होने वाले हैं। टिकट किसे देंगे, उम्मीदवार कौन होंगे, इसे लेके मुझे लगता है कि बहुत घमासान ज्यादा होंगे। और जो स्टेटमेंट आप दे रही हैं, आपकी रिपोर्ट दे रही है कि क्या कांग्रेस में एक और टूट होगी, होगी नहीं, टूट होगी नहीं, टूट हो चुकी है, बाकायदा हो चुकी है। अच्छा, और ऐसे पुरानी में पीढ़ी के नेता, पंजाब में जो सीन अभी हमने देखा, नटवर सिंह को, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का मामला कितना सिमिलर या अलग? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत दिन से ये कोई ऑल ऑफ सडन यकायक अचानक उभरी हुई परिस्थितियां नहीं है। हम जानते हैं कि राजस्थान में जैसे ही कांग्रेस सरकार बनी थी तो उस समय सचिन पायलट के नेतृत्व में अध्यक्ष पद पर थे, वो प्रदेश कांग्रेस के, चुनाव लड़ा गया था। और जब अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दी गई थी, उसी समय से राजस्थान में कांग्रेस बिल्कुल दो फाड़ नजर आ रही थी। और अब तो मेरी अपनी जानकारी ये है, शकील साहब बेहतर जानते होंगे कि वहां पर भी नेतृत्व परिवर्तन के बारे में गंभीरता से विचार हो रहा है। और गहलोत कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनके इस्तीफे एक जगह इकट्ठे कर लिए गए हैं। ये मेरी अपनी जानकारी है, मुझे नहीं पता, सूत्रों के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन ऐसी बातें उठ के आ रही हैं। शकील साहब जो बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस को कोई संकट नहीं है, छत्तीसगढ़ की जो परिस्थितियां हैं वो भी किसी से छुपी नहीं है। 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर वहां के बहुत सारे कांग्रेस के एमएलए लगातार आजकल दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं, दोनों गुटों के तरफ से आ रहे हैं। तो 2023 में, 2022 में अभी जो पंजाब में इलेक्शन है, 2023 में उन दोनों स्टेट्स में भी इलेक्शन है, और वहां के जो अंतर्विरोध हैं, जाहिर है कि पंजाब की राजनीति में कांग्रेस के अंदर अभी और जो तोड़फोड़ बहुत भयानक स्तर पर होने वाली है, उसके असर से ठीक है, मैं इसका जवाब डॉक्टर शकील उस्मान अंसारी खान से, ठीक है, शकील साहब से ले लेती हूँ। हाँ, बोलिए। एक मतला मैं उन्हें सुनाना चाहता हूँ, वो सुन लें। दुष्यंत कुमार का उनकी नजर करता हूँ कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ये किस, सबको दिख रहा है, देश की जनता को दिख रहा है। कांग्रेस में पुरानी पीढ़ी जो समर्पित पीढ़ी थी, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आजाद हो, आज तो नटवर सिंह भी सामने आ गए और उन्होंने भी सवाल उठा दिए। आप किस निष्ठा की और किस पार्टीगत लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? ठीक है, इस पर मैं जल्दी से डॉक्टर शकील उस्मान जी का रिएक्शन लेना चाहूंगी। डॉक्टर शकील, क्या कहेंगे आप? जी, देखिए, हमारे भाई ने भी अपने तरीके से एनालिसिस किया है। हम किसी की बात पर हम ज्यादा ना उत्तेजित होते हैं और ना ही हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि अपनी पार्टियों की स्थिति को हम अपनी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अब जिन लोगों का नाम बोल रहे हैं, वो अभी कपिल सिब्बल का, नटवर सिंह बीच में पार्टी छोड़ के चले गए थे, अभी उनकी परिस्थिति क्या है पता नहीं चल रहा है, वो कांग्रेस में है कि नहीं है। तो ये लोग अगर कुछ बयान देते हैं, किन उद्देश्यों से देते हैं, ये अलग है। अभी देश की एक ही धारा है, एक धारा है बीजेपी की और दूसरी उसको रोकने वाली धारा है कांग्रेस की। और इस महायुग में इधर हैं या उधर हैं, बीच वाले कोई कहीं नहीं है। और अगर आप बीजेपी से कांग्रेस का हर व्यक्ति लड़ना जो चाहता है, वो ऐसे समय में जब कांग्रेस के पूरे हाई कमांड और कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सबकी आस्था राहुल गांधी में है, वो राहुल गांधी जो बीजेपी से लोहा ले रहे हैं और लड़ रहे हैं अच्छे विपक्ष के नेताओं, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन फिर लोगों के मन में ये सवाल भी खड़ा होता है ना डॉक्टर शकील कि फिर वो अध्यक्ष पद स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? देखिए, ये उनका स्ट्रेटजी है, किसी भी पार्टी का स्ट्रेटजी है। अध्यक्ष के पद को स्वीकार करना चाहें, अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे, ये एक उनकी सोच होगी ना। अगर कोई व्यक्ति को, हमारी आस्था है, कांग्रेस की आस्था उनमें है और वो चाहते हैं कि अध्यक्ष पद पर नहीं, लेकिन पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं, तो कपिल सिब्बल को किसने मना किया कि वो पार्टी के लिए काम ना करे?
वो सिर्फ बयानबाजी करें? वो क्यों नहीं आरएसएस के खिलाफ लड़ते हैं, बोलते हैं? अध्यक्ष बना दे। इसके साथ ही अभी हमारे भाई ने आऊंगी दिनेश जी, जवाब लेती हूँ आपसे, एक सेकंड आती हूँ आपके पास। मध्य प्रदेश की बात, हम एक सेकंड में अपनी बात हाँ, बोलिए, कर देंगे, बोलिए फिर सर। हम बात आराम से सुनेंगे। बोलिए सर। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश में बीजेपी के लोगों ने सरकार तोड़ने की पूरा प्रयास किया, तोड़ तो पाए नहीं। सर मध्य किसी भी प्रदेश, कीमत पर सरकार हो तो ये राजस्थान की बात की थी। सॉरी, हाँ। हाँ जी जी, राजस्थान सरकार तो तोड़ नहीं पाए, पूरी कोशिश किया। अब सवाल पैदा होता है कि यूथ और बुजुर्ग, ये दोनों का मिश्रण वहां है। उचित समय में आप देखेंगे कि दोनों कॉम्बिनेशन के साथ बीजेपी का मुकाबला करने के लिए दोनों जुझारू लीडर हैं वहां पर। इसलिए कोई बहुत ज्यादा नहीं है उन कैबिनेट रिशफल होना है या कुछ लोगों को डालना है, वो सब बातें तो बराबर पार्टी के अंदर होती रहेंगी। अगर ये पार्टी में ये आपस में मतभेद खत्म हो जाए, आपस में अगर विचारधारा खत्म हो जाए, तो पार्टी जीवित कैसे रहेगी? विचारधाराओं की तो पार्टी है। ठीक है, ये थोड़ी है कि मोदी जी की पुलिस से, मोदी जी की आईडी से, सीजीबीटी से लोग डर जाएंगे चुप से। अब कांग्रेस के पास कोई डरेगा नहीं, अपनी बातें रखेगा, उसमें सही दिशा भी कुछ निकलती है और निकलेगी। चलिए ठीक है। दिनेश जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। दिनेश जी मेरे सवाल भी साथ में ले लीजिए। कुल मिलाकर राहुल गांधी किसी पद पर रहे ना रहे, लेकिन बीजेपी से जमकर लोहा लेने के लिए वो तैयार है, लोहा लेते आ रहे हैं और आगे भी लेंगे। आप लोग कितने चिंतित? शिल्पा जी, मैं आपके इसी सवाल से जवाब शुरू करता हूं। फिर शकील जी के पहले बात पर भी उन्होंने जो सवाल पूछा था, आपने मुझसे जवाब लेने की कोशिश की थी, आवाज नहीं पहुंच पाई थी। ठीक, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कैसे लोहा ले रहे हैं? अमेठी में लोहा लेते लेते पलायन कर गए, चले गए वायनाड केरल में। इसको लोहा लेना कहते हैं? और लोहा लेते लेते आज की कांग्रेस की स्थिति हो गई है। आज सिर्फ पंजाब जो है अध्यक्ष विहीन नहीं है, आज केंद्र में खुद अध्यक्ष विहीन है, कार्यकारी अध्यक्ष है। नहीं आ रही है दिनेश जी की। ठीक है, मैं अपनी टेक्निकल टीम से बोलती हूँ। दिनेश जी की आवाज शकील साहब तक नहीं पहुंच रही है, जरा जल्दी से ठीक करवाइए। मेरे पास तक शकील की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, ठीक कराएं। ठीक है। और दूसरी चीज मैं कहता हूँ, शकील साहब एक कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को गरीबी की बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए, कोरोना पर बात करनी चाहिए। आज बिल्कुल शकील साहब, आज भारतीय जनता पार्टी आपसे गरीबी पर बात करने को तैयार है। आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी हटाते हटाते गरीबी तो हट नहीं गई, आप हट गए। देश की जनता ने आपको हटा दिया और आपको हाशिए पर ला दिया, और सिर्फ आपने देश की जनता को बेरोजगार किया और देश की जनता ने पूरे कांग्रेस पार्टी को बेरोजगार कर दिया। दूसरी चीज, आपने कहा कि बात करनी चाहिए कोरोना पर। जिस कोरोना के समय में प्रधानमंत्री और पूरी सरकार कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ रही थी, आपके नेता क्या कर रहे थे? आपके नेता मजाक कर रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, कभी वैक्सीनेशन उड़ाते थे, कभी स्टर्ची पर। और आज भी जहां कांग्रेस पार्टी है, जहां भाग कर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से जहां गए, केरल में क्या स्थिति है? केरल में शकील साहब बता दीजिए ना, केरल में कांग्रेस की स्ट्रेटजी बता दीजिए, महाराष्ट्र में बता दीजिए, आज जहां जहां भारतीय जनता पार्टी वहां देख लीजिए। इसलिए कृपया करके आप उनकी बात करें। ऐसे नेता पर आप कहते हैं कि आपका भरोसा राहुल गांधी पर होना चाहिए, लेकिन जब दिक्कत है, जब जिस पार्टी की ना नीति बची है, ना नियत बची है, ना नेतृत्व बचा है, तो शकील साहब की भी विचार, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, इनका भी विचार वही G23 के जो नेता कांग्रेस पार्टी के हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं, चाहे कपिल सिब्बल जी हो, चाहे मनीष तिवारी हो, चाहे गुलाम नबी जी हो, अभी शकील साहब जैसे लोग कह नहीं पा रहे हैं। वेदना उस सबके मन में है जो भी जरा भी कांग्रेस पार्टी से प्यार करते हैं। आज वो कांग्रेस पार्टी को इस तरह से हाशिए पर देखकर उनका हृदय द्रवित होता है, वो भी रोते हैं, अकेले में बैठकर अपने आप को कोसते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। तो उससे सक्षम नेतृत्व की आप बात करते हैं। और संजीव जी ने एक अच्छी बात कही थी कि कार्रवाई उन पर करनी चाहिए जो इस तरह के फैसले ले रहा है कांग्रेस पार्टी में। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि शकील साहब बताएंगे कि सिद्धू का अध्यक्ष बनाने का फैसला किसने लिया था? अगर वो आपका फैसला सही था तो कहिए सही था, अगर आपका फैसला गलत था तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए। जल्दी से मैं बनाया था। जवाब लेना चाहूंगी डॉक्टर शकील, अगर आपको आवाज पहुंच रही हो दिनेश जी की, तो आपने सवाल सुन लिया होगा या मैं दोहराऊं? हाँ ठीक है, बताइए सर। अभी पहुंच गई है। अब देखिए, हमारे दिनेश भाई को जब कांग्रेस की चिंता बहुत सताती है तो हमको यकीन हो जाता है कि हमारी स्थिति अच्छी है, उनकी स्थिति खराब हो रही है।
अगर बहुत कांग्रेस खराब है। की स्थिति खराब है तो उनको तो खुश होना चाहिए, तो उनको अपनी पार्टी की चिंता करते ही नहीं है, हमारी पार्टी की चिंता कर रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। अब एक बात और ठीक है, बताते एक-एक करके, हैं, एक-एक करके। इनके आपस में विभेद की जहां तक ताल्लुक है, देश जानता है और आप पत्रकार सब लोग जानते हैं, और ये भी जानते हैं, दिनेश भाई जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी हटाना चाहते थे योगी जी को, और एक आईएएस अफसर को मंत्री बनाने के लिए भेजा था, वो आज तक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ? अपने यहाँ क्यों नहीं देख रहे हैं? इनके यहाँ कोई झगड़े नहीं है, बड़ी पीस है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़ गए इनको, ये सोचे। कोरोना में पूरी दुनिया में इन्होंने इस देश की स्थिति, ऑक्सीजन की वजह से लाखों इंसानों की जान गई, और ये डिबेट की बात करते हैं, हास्यास्पद है, और इन्हें इसके लिए माफी मांगना चाहिए देश की जनता से। इसके बाद नौजवानों को 2 करोड़ की बात की थी, 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं है आज नौजवानों की, जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां थी वो सब नौकरियां खत्म हो गई। तो ये क्या डिबेट करेंगे? हमारे यहाँ के बारे में ही चिंता कर रहे हैं, ये अपने यहाँ तो चिंता करें कि क्या हो रहा है, कैसे चलेगा। मोदी जी किस रिमोट से आरएसएस के चल रहे हैं, ठीक है, रिमोट सिस्टम की बात करती है ना बीजेपी के लिए क्या दिनेश जी। है? अब आपसे उल्टा सवाल पूछा जा रहा है कि आप किस रिमोट का इस्तेमाल करते हैं और वो कंट्रोल किसके पास है उसका। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ जल्दी से, उसके बाद संजीव कौशिक भी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। दिनेश जी जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद संजीव कौशिक जी। बिल्कुल वही जो रिमोट की बात मोदी जी की कह रहे हैं, इनके यहाँ वही मैं ये कह रहा था जिन्हें कोशिश की भी चलने को, ठीक है सर। साहब मना कर रहे हैं। समुदाय और के वही सोनिया संबंध गांधी में ने जैसे मनमोहन की को क्या राय है? जैसे मनमोहन सिंह को रिमोट से चलाने की कोशिश की थी, वो वही काम सिद्धू करना चाह रहे थे, या तो शकील जी मना करें कि सिद्धू रिमोट से नहीं चलाना चाह रहे थे, यही दिक्कत है। देखिए, जब तक किसी विचारधारा से जुड़ता है तो विचारधारा के साथ तो जुड़ा रहता है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, और भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता उस विचारधारा से जुड़ा हुआ है। लेकिन इनके यहाँ जब कोई दायित्व परिवर्तन होता है तो अपनी अपनी विचारधारा है और दोनों अपनी अपनी विचारधारा के साथ अपने अपने तर्क रखते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, संजीव कौशिक जी के पास जाना चाहूंगी। सर एक सेकंड, उनको भी बोलने देते हैं ना सर, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं वो। संजीव कौशिक जी, अध्यक्ष पद को लेकर उहापोह की स्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही समट कर रह गया है, उस तरफ भी सवाल खड़े करती हुई आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है, क्या किया जाना चाहिए? पहली बात तो ये कि जिस परिस्थिति में पंजाब कांग्रेस ने ये डिसीजन लिया कि वहां सिद्धू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए पंजाब का, निश्चित तौर पे आज जब 70-72 दिन पहले किसी ने सोचा नहीं था कि सिद्धू इतनी जल्दी अपने कांधे पर से ये जिम्मेवारी को नीचे पटक देंगे। उस समय की स्थिति थी और कांग्रेस पार्टी ने एक बेहतर विकल्प के तौर पर अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह का डिसीजन लिया है। राजनीति में कई बार इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं जो सही नहीं साबित होते हैं और भविष्य में उसे सुधारने की गुंजाइश भी होती है। दूसरी बात, मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को भी अपने रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि उसके सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी एक ऐसी पार्टी है जो हर मामले में निपुण है, हर तरह के गुण में वो निपुण, और लगातार चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी को टक्कर देती चली आ रही है और हरा भी रही है। हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के वो नींव रखने वाले लोग जिन्हें हम भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी करते थे, किस तरह से उन्हें दरकिनार कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने और मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। जाहिर सी बात है, आडवाणी की बात कर ले, अपने आप को सेकुलर कहने वाले आडवाणी जी जाकर के पाकिस्तान में जाकर जिन्ना के बाजार पे चादर उड़ाने वाले, आज यदि वो होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी इस जगह पे नहीं होती, मजबूती के साथ इस जगह पे है। तो उनको साइड लाइन दिया गया और उन लोगों को तरजीह दी गई जो आक्रामक तरीके से नए समय में नए तरीके से राजनीति करने वाले लोग थे। ठीक वैसे ही कांग्रेस पार्टी को भी वैसे लोग जो लोग इससे पहले, मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, तो वैसे लोग जो लोग इससे पहले बहुत मजबूत पद पे थे, लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़ते चले आ रहे थे, ठीक है, उनसे सलाह लीजिए, मशवरा लीजिए, लेकिन उन्हें साइड करने की जरूरत है नए सिरे से। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बातें बताई है और दोनों ही पार्टियों को लेकर बताई है। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास सर। डॉक्टर शकील, बस आप मुझे इतना बताइए फिर। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात से हम एग्री करते हैं, कांग्रेस में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो फिर आप ये बताएं कि आप लोग महज कुछ एक राज्यों तक सिमट कर क्यों रह गए सर? जनता आप लोगों पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, ये डेमोक्रेटिक मुल्क है,
आजादी की लड़ाई और लड़ाई के बाद देश के निर्माण में 70-60 सालों तक कांग्रेस ने अपनी योगदान दिया है। अभी तो ये 6 साल के हुए ही हैं, इनकी आयु ये 7 साल हुई है जी। अभी देखिए अभी आगे आगे होता क्या है। चलिए ठीक है सर, आप सभी का मैं जल्दी जल्दी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, समय की मेरे पास कमी है। सबसे पहले रवि पाराशर जी, क्या लग रहा है अब आपको, क्या होने वाला है कांग्रेस का, और क्या कांग्रेस इस स्थिति से उबर पाने में सक्षम नजर आ रही है, या कांग्रेस को क्या इस समय ऐसा सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर करना चाहिए ताकि तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं खुद ब खुद बेदम हो जाए? देखिए शिल्पा, मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस उस हालत में है, उस स्थिति में है जबकि वो नया आकार ले सकती है। हम जानते हैं कि लोहा जब गर्म होता है सब तरफ से, तब उसे मनचाहा आकार दिया जा सकता है। अब कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर कांग्रेस एकजुट होकर के बैठती है, परिवारवाद वंशवाद के विचार से बाहर आकर के एक विस्तृत व्यापक दृष्टिकोण के साथ विचार विमर्श करती है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक फिर से कुछ थोड़ा सा उत्थान की तरफ बढ़ेगी। अन्यथा जो स्थिति देख रहे हैं कि कपिल सिब्बल, दूसरी एक चीज और भी है कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यों में 4-5 मुख्यमंत्री बदल दिए, उनमें से तो कोई मीडिया के सामने शिकायत करने नहीं आया। आपके यहाँ मीडिया के सामने लगातार लोग आ रहे हैं, और जब आपके यहाँ से मीडिया के सामने लगातार लोग शिकायत करेंगे, कपिल सिब्बल कुछ बोलेंगे तो कांग्रेस के लोग जाके उनके घर पे पत्थर मारेंगे, तो जाहिर है कि जो तो कांग्रेस को इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना होगा। जल्दी से सर, मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। संजीव कौशिक जी, एक लाइन में जल्दी से आपका कमेंट। क्या है कि जिस तरह की कांग्रेस पार्टी में ओवरफ्लो की स्थिति बनी हुई है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी में सिद्धू अध्यक्ष रहे नहीं रहे, कैप्टन साहब आए नहीं रहे, ठीक है, वो चले जाए, लेकिन वर्तमान में पंजाब में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार रहेगी। हाँ, निश्चित तौर पर कुछ देर के लिए भी कठिन परिस्थितियों से कांग्रेस पार्टी जूझ रही है, जिसे वो बेहतर करने का प्रयास करेगी। आने वाले दिनों में देखेंगे ये सारी कहानियां, और कम से कम अभी प्रयास होने ही चाहिए। चलिए ठीक है, दिनेश जल्दी से फाइनल कमेंट आपका, उसके बाद डॉक्टर शकील। बिल्कुल कहा है, सवाल में उसका जवाब उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी जो आजादी के लेकर आज तक 70-80 साल की पार्टी हो गई, तो सरकार तो बुढ़ी हो गई। और वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अभी जो 6 वर्ष के बच्चे हैं, 6 वर्ष के बच्चे ने आपका ये हाल कर दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी को जब जवान होने दीजिए शकील साहब, फिर आप कहाँ होंगे? इतिहास में ढूंढेंगे ये कांग्रेस पार्टी हुआ, इतिहास में ढूंढेंगे कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, बीजेपी का कहना है। जल्दी से डॉक्टर शकील, फाइनल कमेंट आपका। आपका इतिहास जनता पूछ रहा है कि आपकी आजादी के लड़ाई में आपका इतिहास क्या रहा है, इसलिए आप इतिहास की बात मत कीजिए, कतई मत कीजिए भाई। अरे आप ही बोलिए ना, हमारे वक्त में आप बोल लीजिए, हमारे दोस्त हैं यही बोल रहे हैं। दिस इज डॉक्टर शकील साहब, प्लीज प्लीज डॉक्टर शकील जल्दी से पूरा कीजिए। अरे हमारे दोस्त से अगर बोल रहे हैं तो इनको हम थोड़ी रोकेंगे, हम नहीं कह रहे, बस एक ही लाइन इनके लिए काफी है कि आजादी में इनका ना योगदान था, ठीक है, और देश को बर्बाद करने में पूरा योगदान हो रहा है। अब देश की जनता फैसला करेगी। चलिए ठीक है, देश की जनता पर ही फैसला छोड़ देते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर शकील ने भी कहा, देश की जनता फैसला करेगी, तो अब देश की जनता ही आगे का रास्ता तय करेगी। कांग्रेस पर विश्वास करना है, नहीं करना है, उसे मौका देना है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को खुद पर वर्कआउट करना होगा, खुद की कमियों में सुधार लाना होगा, और वो तब संभव है जब कांग्रेस अपनी इस बीमारी को डायग्नोज करेगी, क्योंकि सबसे पहले बीमारी को डायग्नोज किया जाता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, और वैसा कांग्रेस कब तक कर पाती है, फिलहाल उस पर बनी हुई है सभी की नजर। मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रही जनतंत्र टीवी के साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।